अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात करने वाला हूँ, बहुत ज़रूरी बात। कल एक वाकया हुआ मेरे साथ, मैं सोचता हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ। कल मुझे एयरपोर्ट जाना था किसी वजह से, मैंने सोचा अपनी गाड़ी लेके जाऊँ। लॉकडाउन है, खामखा इंक्वायरी वगैरह हुई तो उससे अच्छा है कि कैब कर लेता हूँ। तो मैंने ओला बुक करके ओला से मैं एयरपोर्ट चला गया और रास्ते में जब मैं जा रहा था तो मुझे उस ओला वाले भैया से बातचीत होने लग गई। अक्सर ऐसा होता है कि बातचीत होने लग जाती है। तो बातचीत के दौरान मुझे ऐसी चीजें उन्होंने बताई जिसकी वजह से मुझे एकदम अजीब सी फीलिंग होने लग गई। और हम जैसे लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग में है, उनके लिए एक अलग सी ही प्राउड मोमेंट या भगवान का स्पेशल आशीर्वाद वाली फीलिंग मुझे आने लग गई। वो इंसिडेंट ये था कि मैं उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने मुझे शेयर किया कि इस लॉकडाउन, अच्छा उससे भी पहले ये बता दूं कि दोपहर 2:30 बजे के आसपास मैंने उनको हायर किया था। दोपहर 2:30 बजे के आसपास मैं उनकी गाड़ी में बैठा था। उन्होंने बताया कि सुबह से लेकर के मैं पहला पैसेंजर था जो उनकी गाड़ी में बैठा हूँ, पहला पैसेंजर सुबह से लेकर के। और वो इंसान सुबह के 7 बजे घर से निकला हुआ था। सुबह के 7 बजे घर से निकला हुआ था, इधर से उधर उधर से उधर खाली गाड़ी लेके भटक रहा है कि कहीं से कोई राइड मिल जाए, कहीं से कोई ट्रिप मिल जाए। और मैं सुबह 7 बजे निकले हुए आदमी के पास 2:30 बजे पहला पैसेंजर में पहुंचा था। तब सोच के देखो उस ओला वाले भैया का घर कैसे चल रहा होगा। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे अपने बच्चे के स्कूल से उसका नाम कटवाना पड़ा है। यस, रीजन फीस नहीं है देने के लिए। ऑल्दो घर से क्लास चल रही है, लेकिन घर से क्लास चल रही है फिर भी स्कूल वाले तो पूरी फीस लेते हैं, वो तो डिस्काउंट करने वाले नहीं है। अब सोच के देखो, जिस बाप को पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चे की एजुकेशन बंद करवानी पड़ी, स्कूल से नाम कटवाना पड़ा, उस बाप के साथ कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। आदमी ना कई बार अपने शौक में, खाने पीने में, रहने वहने में कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक ढंग का बाप, एक अच्छे दिल वाला बाप जो अपने बच्चों के लिए सोचता है, वो एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपने बच्चों के। अब सोच के देखो कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी जिस लॉकडाउन में उस आदमी को अपने बच्चे का नाम कटवाना पड़ा स्कूल से, क्योंकि फीस नहीं है देने के लिए। अब कैसे होगा, सोच के देखो ना। आधा दिन गुजर जाता है और उसको एक पैसेंजर मिलता है। मैं उससे बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था इन दिनों क्या हाल चल रहा है, अभी निकल रहे हो घर से या घर में ही रह रहे हो। तो कह रहे सर हमारा तो काम ऐसा है कि घर में रहेंगे तो फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, घर में खाना कैसे बनेगा। तो हमारी तो मजबूरी है निकलनी, तो निकलना उनकी मजबूरी है, निकलेंगे। लेकिन मैं पूछ रहा था कितने पैसेंजर हो जाते हैं पूरे दिन में। तो कहते हैं सर कभी 5 हो जाते हैं, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाता है। कुछ दिन ऐसे भी बीते हैं पूरे दिन भटकने के बाद एक पैसेंजर नहीं मिला है, पूरे दिन भटकने के बाद एक भी पैसेंजर नहीं मिला। अब सोच के देखो किस तरीके से महीना, किस तरीके से दिन चल रहा होगा उस ओला वाले ड्राइवर का। और सिर्फ उसकी ही नहीं, ऐसे मुझे लगता है कि हजारों लाखों ड्राइवर्स की, ओला जो चलाते हैं गाड़ियां, उनकी स्टोरी है। और सिर्फ ओला ही क्यों, आज के टाइम में देखो ना आप, जो दुकानें चलाते हैं। अब मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहां पास में फ्राइडे मार्केट लगता है। फ्राइडे मार्केट में क्या होता है कि सभी सब्जियां वाले एकदम फ्रेश सब्जी लेकर के वहां पे मार्केट लगाते हैं। महीना भर हो गया वहां पे कोई फ्राइडे मार्केट नहीं लगा है। अब सोच के देखिए, ऐसे कई जगहों पर वो एवरी डे कहीं ना कहीं वो सब्जी वाले मार्केट लगाते हैं, कहीं उनका मार्केट नहीं लग रहा। किस तरीके से चल रहा होगा उनका घर। और ये तो सब्जी वाला वो है जो जिनको मैं देख रहा हूँ उनके बिजनेस को ठप होते हुए। ओला वाले से बात किया तब उनकी सिचुएशन समझ में आई। ऐसे कितने बिजनेसेस हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनका ऑक्यूपेशन खत्म हो चुका है, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुका है, जिनको हम नहीं जानते, हम और आप नहीं जानते। और वही सेम चीज, उसकी जो स्टोरी मैं सुन रहा था, एक तरफ मुझे तो बहुत दुख हो रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन दूसरी साइड मुझे एक
अच्छी फीलिंग उसके लिए भी थी, उन लोगों के लिए थी जो हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। अब क्यों उनके लिए अच्छी फीलिंग थी, जैसे अगर मेरी ही टीम का मैं एग्जांपल लूं, हमारी टीम में कई ऐसे बैचलर बच्चे हैं जिनकी इनकम पिछले महीने भी, यानी कि ये मई का महीना है, अप्रैल के महीने का भी पे आउट उनका 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए उनके पास आया है। हमारी ही टीम के बच्चों की बात कर रहा हूं, उनके पास आया है। और ये मई का महीना है जो कि कंप्लीट लॉकडाउन में गुजरा है, कंप्लीटली घर पे बैठे, किसी तरीके से वो बच्चे घर से नहीं निकले, सारा काम डिजिटली किया, सारा काम। फिर भी इस महीने भी उनका वही 40,000, 50,000 रुपए घर में आएगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 40,000, 50,000 उन बच्चों के घर में आ रहा है तो बहुत करोड़पति हो गए, वो कहना नहीं चाह रहा। मैं कहना वो चाह रहा हूँ कि वो जो बैचलर बच्चे हैं, उन बच्चों की जरूरत घर की कम है। 25,000, 30,000 में उनका घर चल जाता है, 40,000 में उनका घर चल जाता है। और उस बच्चे के घर में अगर 50,000 रुपए महीने का पहुंच रहा है, वो भी पूरे महीने घर में बैठ करके, ऑल्दो घर में बैठ करके नहीं, घर में काम ही कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर रह करके 50,000 रुपए महीना जा रहा है, तो वो बच्चा फाइनेंशियली फ्री है। आज के टाइम में फाइनेंशियली वो फ्री है। तभी तो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का बिजनेस है। एक चीज समझिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता कि करोड़पति हो गए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आदमी को अपना घर चलाने के लिए, बेसिक नीड पूरे करने के लिए जितने पैसे चाहिए, वो पैसे उसको बिना एक्टिवली अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो भी आ रहा है, तो फाइनेंशियल फ्री है। और वो बच्चे कितने उम्र है उनकी, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, 26 साल उन बच्चों की उम्र है, और वो 25 साल की उम्र में आज वो फाइनेंशियली फ्री हैं। और मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूं कि दे आर फाइनेंशियली फ्री टुडे। और हमारी टीम के बच्चे हैं, और ये तो मैं अपनी टीम के बारे में बात कर रहा हूँ। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितनी सारी टीमें हैं, कितनी सारी कंपनियां हैं, जहां पर न जाने कितने लोग आज फाइनेंशियल फ्री है। इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन के टाइम पे भी उनको चिंता नहीं है कि उनके घर का राशन कैसे आएगा, उनके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, या उनके घर में कोई वृद्ध है, दवाइयां चल रही है तो दवाइयां कैसे आएंगी, दवाइयों के पैसे कहेंगे, नहीं टेंशन है उनको। एक और इंसिडेंट मैं शेयर करता हूं, मेरे ही जानने वाले हैं, तकरीबन 70 लाख रुपए लगा करके लास्ट ईयर उन्होंने एक सलून की फ्रेंचाइजी ली थी, 70 लाख रुपए लगा करके। अच्छा, इंटीरियर वगैरह सब लगा करके खर्चा उर्चा उनका 70 लाख रुपए हुआ था। आज तक आधा का आधा अभी रिकवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पिछले साल जब शुरू किया था उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, इस साल फिर से लॉकडाउन हो गया, और मजबूरी में उस इंसान को बंद करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के, अच्छा, हर महीने वो आदमी 2-2.5 लाख रुपए का हर महीने का रनिंग एक्सपेंस भी था, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो आदमी 50-60 लाख रुपए के लॉस में है। 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 50 लाख रुपए के लॉस में है। और मैं देखता हूं इन बच्चों को, या हम जैसे लोगों को, या और जो डायरेक्ट सेलर्स हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या करते हैं, अपने घर का रोजमर्रा की चीजें डायरेक्ट सेलिंग से लेते हैं, और इसी में से किसी के 20,000, किसी के 25,000, किसी के लाख, 2 लाख, 5 लाख, किसी के 10,000, किसी के 15,000, किसी के 5,000 रुपए महीने के आ रहे हैं। मैं कहता हूं किसी का अगर 15,000 रुपए महीना भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बन रहा है ना, इट्स अ ग्रेट इनकम इन लॉकडाउन। उन दुकान वालों से बात करो, जो दुकान वाले आज के टाइम पे खोलते हैं ना, तो पुलिस वाले आ जाते हैं कि दुकान बंद कर, दुकान बंद कर। 15,000 रुपए में महीना नहीं पहुंच रहा उनके घर में। हाँ, किसी टाइम था 50,000, 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते थे वो महीने का। आज के टाइम में 15,000 का प्रॉफिट नहीं है उनके पास, सेल ही नहीं है, क्योंकि दुकान का शटर डाउन है। गाजियाबाद में एक मार्केट है, तुराब नगर मार्केट, वहां पे हर तरह की दुकानें हैं, साड़ियों के, कपड़े के, हर तरह की दुकानें हैं। और वो मार्केट तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबा है। वो पूरा का पूरा मार्केट ना सुनसान पड़ा है पिछले 2 महीनों से, सुनसान। कैसे चल रहा होगा उनका घर, सोचने वाली बात है कि नहीं। और वही कुछ लोग यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग तो ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग वैसी है, ठगती है, बेवकूफ बनाती है। ये लोगों को देख करके मालूम क्या लगता है मुझे, जैसे किसी स्टेडियम में, प्लेग्राउंड में ये एक साइड बैठ करके गेम देख रहे हैं, और वो उस साइड से सिर्फ बॉलर उनको पास दिखता है, बैट्समैन तो बहुत दूर दिखता है, क्योंकि दूसरे साइड वो बैट्समैन है। तो उनके हिसाब से
बैट्समैन तो उनको दिखता नहीं है, बैट्समैन तो उनको चेहरा दिखता नहीं है, तो उनके हिसाब से मेजर प्लेयर उस प्लेग्राउंड में तो बॉलर ही है, क्योंकि दूसरे साइड का सिचुएशन तो उनको दिखता ही नहीं है। दूसरे साइड में कौन प्लेयर कहां कैसा क्या कर रहा है वो तो बहुत दूर खड़ा है। तो डायरेक्ट सेलिंग पर वीडियो बनाने वाले, डायरेक्ट सेलिंग पर वो लोग बोलने वाले, उन पर मुझे ऐसे ही तरस आता है कि ऑलवेज वो सिर्फ एक पिक्चर देखते हैं, अपने साइड का पिक्चर। अरे उन लोगों से बात करो डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसे कमा रहे हैं, जो इस पैंडेमिक के टाइम पे भी घर पे रह करके ना 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए बड़ी इनकम है सर आज के टाइम में किसी के घर में जा रही है। तो आज मुझे फक्र होता है बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, और जिस कंपनी में हूं मैं फक्र से कहता हूं कि इस कंपनी में हूं मैं, ओके लाइफ केयर में हूं। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग की ही सिचुएशन की बात करूं ना, मैं डायरेक्ट सेलिंग की ही बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग में ही, चूंकि मैं लगभग जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं सभी कंपनियों में मेरे जानने वाले लोग हैं, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो सिचुएशन क्या है आज डायरेक्ट सेलिंग की भी मैं बता देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग में भी अब देखो, बिजनेस तो सबका डाउन हुआ है, ट्रेडिशनल वाले डाउन हुए तो क्या डायरेक्ट सेलिंग डाउन नहीं होगा? अल्टीमेटली डायरेक्ट सेलिंग के भी कंज्यूमर, हर कोई डायरेक्ट सेलिंग तो भी पैसा नहीं कमा रहा। जो शुरुआत में आए वो पैसा नहीं कमाने लग गए, है ना। शुरुआत में लोग पार्ट टाइम में शुरुआत करते हैं, लेकिन मेन सोर्स ऑफ इनकम उनका कहीं किसी दूसरे सोर्स से होता है, चाहे जॉब से होता है तो दूसरे बिजनेस से होता है, तो वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो जब वो मेन सोर्स ऑफ इनकम डिस्टर्ब होता है तो ये वाला भी डिस्टर्ब होगा, है? तो इसी तरीके से एक बड़ी लॉबी जो कि कंज्यूमर मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग का, कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर बेस है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी चल रहा है, वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा, नहीं। और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग, कम्यूट करने की दिक्कत हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इधर उधर टीम से मिलने जुलने की दिक्कत हो, मीटिंग सेमिनार्स की दिक्कत हो, तो बिजनेस डाउन होगा। वो हुआ भी है, हमने लास्ट लॉकडाउन में देखा, इस लॉकडाउन में भी। डायरेक्ट सेलिंग की सिचुएशन बताता हूं। मुझे लगभग कंपनियों में ना इस वक्त, पिछला महीना अप्रैल था, अप्रैल की जो क्लोजिंग की है ना, और बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी कंपनियां तो डायरेक्ट सेलिंग की आज के टाइम में खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। जो ऊट पटांग प्रोडक्ट बेचने वाले या कपड़ा बेचने वाले या ऊट पटांग चीजें बेचने वाले, जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करती हैं, है बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अगेंस्ट काम कर रही हैं, आईडीएसए के नॉर्म्स के गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम कर रही हैं, उनका धंधा तो खत्म है। लेकिन जो जेन्युइन कंपनियां हैं जो गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं है, वो साथ काम कर रही है, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम कर रही है, उनकी भी सिचुएशन बता रहा हूं। अप्रैल में जो उन्होंने क्लोजिंग करी थी ना, दे आर स्ट्रगलिंग कि हम अप्रैल के बिजनेस को भी मीट कर लें इस महीने में। दे आर स्ट्रगलिंग, 30%, 40% लॉस में है। और जब कंपनी लॉस में है 30%, 40% इस महीने, तो सोचो उन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स का क्या होगा। ऑफ कोर्स वो भी लॉस में है, उनका भी पे आउट गिरा भाई। तो 30%, 40% बिजनेस डाउन में है अप्रैल से मई में। अप्रैल से कंपेयर करो मई में, तो 30-40% डाउन में है। वहीं मैं मेरा बिजनेस देखता हूं, हमारी टीम के बच्चों का बिजनेस देखता हूं, तो मालूम सिचुएशन, रियलिटी क्या है। हम 30-40% डाउन में नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा बिजनेस 50% डबल हो गया, ऐसा भी नहीं है, बट हम एटलीस्ट 10%, 15% प्लस में हैं। ये जो लोग प्लस में नहीं हैं तो वो बराबर में है, पिछले महीने के बिजनेस को रिटेन कर पा रहे हैं। इसका रीजन क्या मालूम? बड़ा रीजन है, बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज रहते हैं ना, सर मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, कंपनी सही है कि नहीं, स्विच कर लूं, क्या कर लूं, या कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाऊं। अभी देखो उसका भी जवाब आपको दे देता हूं। मैं किसी कंपनी की कभी बुराई नहीं करता, तो इस अभी भी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो हमारे संस्कार नहीं है किसी भी कंपनी की बुराई करना, चाहे हम कहीं भी रहें, और किसी को करना भी नहीं चाहिए। बट समझिए, मैं अभी जो समझाने जा रहा हूं आपको, जो कोई भी बिजनेस का राजा कौन होता है मालूम? कोई भी बिजनेस का राजा होता है कस्टमर, कंज्यूमर। अगर आपके प्रोडक्ट से कंज्यूमर खुश है तो आपका धंधा कभी डाउन नहीं हो सकता। अच्छा, कंज्यूमर खुश है, उसके खुश होने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे वो जिस चीज के लिए पैसे दे रहा है ना, सबसे पहली चीज तो उसको उतनी वैल्यू मिलनी चाहिए जिस चीज के लिए वो पैसे दे रहा है। और दूसरी चीज, जितने पैसे वो दे रहा है उतनी वैल्यू या उससे प्लस में उसको वैल्यू आ जाए, मिल जाए, तो फिर मजा आ जाता है।
अच्छा, और जितने वो पैसे दे रहा है, जितना उसका रेगुलर बजट रहता है, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद भी वो बजट हिलना नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग को कुछ लोग आटपटे नजर से क्यों देखते हैं? वो टोपी पहनाने वाला धंधा क्यों कहते हैं? क्यों मालूम? क्योंकि होता है ऐसा कि हम 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेचते हैं। क्यों भैया? डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन बांटना है। 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचते हैं। और ऐसा भी है भैया, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन देना है। अब ठीक है, डायरेक्ट सेलर समझ गया बात, लेकिन कंज्यूमर नहीं समझने का ये बात कि कमीशन देने के चक्कर में 10 की चीज 100 की बेच रहे हो। वहीं आज अच्छा, इन्हीं कंपनियों का बिजनेस आज डाउन हुआ है 30%, 40%, 50%, और बहुत सारी कंपनियां तो विलुप्त हो गई हैं, विलुप्त। क्यों भैया? ऊटपटांग प्रोडक्ट, ऊटपटांग प्राइसिंग के साथ रहोगे तो कंज्यूमर बोलेगा ना, निकलो यहां से। अच्छा, हम ओके लाइफ केयर वाले क्यों सरवाइव और क्यों अपने बिजनेस को रिटेन कर गए पिछले महीने के भी, और बहुत सारे लोग 10%, 15% प्लस में क्यों हैं? क्योंकि हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की कैटेगरी में डील कर रहे हैं। वो कैटेगरी ऐसी है जो मार्केट में जो कंज्यूमर, जो डायरेक्ट सेलर नहीं भी है ना। एक बात बताऊं, सबसे सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन है? आप मुझसे पूछते हो ना कई बार, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन है? सर, सबसे सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो है जिसके प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करने में दुख ना हो, अगर उसमें पीवी बीवी ना मिले तो भी। एक लाइन में बता देता हूं सबसे बढ़िया कंपनी कौन है, कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। एक लाइन में जवाब ये है कि सर, जिस कंपनी के प्रोडक्ट बिना पीवी बीवी के भी एक आम कंज्यूमर खुशी खुशी उसको गले लगा करके एक बार इस्तेमाल करे और रीपरचेज के लिए फिर से डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करे, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है। बाकी कोई भी कंपनी कितना भी डिस्ट्रीब्यूशन, कितना बीवी दे रही है, कितनी बड़ी कंपनी, नंबर 2, नंबर 3, सर आज नंबर 2 हो सकती है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर किंग होता है मार्केट का, और कस्टमर को उसके मतलब की चीज, वैल्यू फॉर मनी चाहिए। अगर वो पैसा दे रहा है तो आप ज्यादा टाइम तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप ज्यादा टाइम तक किसी को नॉन वैल्यू फॉर मनी वैल्यू दिखा करके नहीं बेच सकते। और यही तो चैलेंज बना रहता है हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सर, रीपरचेज नहीं होता हमारी टीम में, रीपरचेज नहीं होता। रीपरचेज कैसे करा? मैं जब वीडियो बनाता हूं ना, तो वीडियो में इन दिनों तो मैंने यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस पब्लिश करने शुरू कर दिए हैं 1 साल के बाद, क्योंकि इन दोनों मुझे थोड़ा समय मिल रहा था, तो मैंने उस समय को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको फिर से ट्रेनिंग वीडियोस देने शुरू कर दिए। कई सारे आप जाके कमेंट सेक्शन में पढ़ोगे ना, सर रिपर्चेज कैसे लाएं, टीम में रिपर्चेज नहीं होती। एक बार तो किसी तरीके से ज्वाइनिंग करा देते हैं, दोबारा कोई परचेज नहीं करता, दोबारा लोग भाग जाते हैं, कस्टमर नहीं होते। सर, एक बार किसी को सामान दे देते हैं, दोबारा नहीं लेता। वो क्यों नहीं लेता? कभी पूछा ये क्यों नहीं लेता? आपकी अपलाइन तो आपको मोटिवेट कर देंगे, यार कोई नहीं होगा हमारा कस्टमर, और गाड़ी बंगला पता नहीं क्या क्या, बड़े सपने। बुरे नहीं है, सपने देखने चाहिए, मैं भी देखता हूँ और सबको देखने के लिए भी कहता हूँ। बट उन सपनों को दिखा करके क्या कराया जाता है? नए ढूंढो, नए ढूंढो, नए ढूंढो। अरे क्यों नए ढूंढो? कभी उसको भी सोच लो कि एक कंज्यूमर जिसको आपने अपना साबुन तेल मंजन दिया, वो दोबारा क्यों नहीं लेता आपसे? क्यों वो फिर राशन की दुकान पे लक्स और कोलगेट लेने चला जाता है? सवाल है ये सर, सवाल है, जेन्युइन सवाल है। और हमेशा नए नए ढूंढते ही रहोगे तो कब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे? आए किस लिए हो इस इंडस्ट्री में? बड़ा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आए किस लिए हो इस इंडस्ट्री में? पैसिव इनकम के लिए ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ना। सर, इस तरह के प्रोडक्ट के साथ आधे घंटे में बात करते हैं। सर, इस तरह के प्रोडक्ट के साथ कभी पैसिव इनकम पर नहीं जा सकते, कभी स्टेबिलिटी में अपने बिजनेस को नहीं ले जा पाएंगे, जिसको कंज्यूमर ही एक्सेप्ट नहीं करता, जिस प्रोडक्ट का रीपरचेज नहीं है ना, रीपरचेज की डिमांड नहीं है ना, नहीं चलेगा वो ज्यादा दिन। ऑलवेज नए नए मुर्गे ढूंढने पे लगे रहोगे। हाँ, मुर्गा बोल रहा हूं, बैड वर्ड है, लेकिन यही है भैया, मतलब ही यही है। MLM मैं जब जॉब करता था, साथ में करता था ये बिजनेस भी, तो मुझे कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, अरे ये MLM वाला है। MLM का मतलब क्या? मुर्गा लाओ मुर्गा। वो ये बोल के मुझे मजाक उड़ाते थे कि MLM का मतलब होता है मुर्गा लाओ मुर्गा, नया मुर्गा लाओ। तो सर, जब प्रोडक्ट इस तरह के होंगे
तो ये लाइन गलत भी नहीं है। फिर तो मुर्गे ही ढूंढे जा रहे हैं। 10 की चीज 100 की बेचनी है, ये मुर्गा लाओ, फिर दूसरा मुर्गा, फिर दूसरा माओ, मुर्गों पर खेल हो रहा है। और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये मुर्गों का बिजनेस नहीं है। मुर्गों को छोड़ो, इंसानों के साथ करना शुरू करो ना। और इंसानों के साथ बिजनेस करना है तो इंसान वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए। वो नहीं होगा तो फिर रीपरचेज नहीं होगा, और रीपरचेज नहीं होगा तो कभी पैसिव इनकम की तरफ नहीं जा पाओगे। फिर वो मेंढक तोलने वाला बिजनेस चलता रहेगा। आप इधर से 10 चढ़ाओगे तराजू पर और इधर से 20 कूद जाएंगे। मैंने का मतलब, आप 10 को ज्वाइन कराओगे, 20 छोड़ के चले जाएंगे आपकी टीम। 10 को ज्वाइन कराओगे, 20 छोड़ के जाएंगे टीम। 10 को ज्वाइन कराओगे, 20 छोड़ के जाएंगे टीम। यही चल रहा है ना, यही तो चलता है MLM में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों? सोचने वाली चीज है। यस, चलो अभी एक मीटिंग भी है मेरी, इसलिए मैंने 7 बजे शेड्यूल किया था तो थोड़ा पहले कर लिया। मैंने सोचा है कि रोज लाइव आऊंगा इन दिनों फेसबुक पर, ठीक 7 बजे ही आऊंगा। आज तो थोड़ा पहले आ गया क्योंकि दूसरी मीटिंग शेड्यूल थी। कल वापस से हम 7 बजे मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। देखिए, कोई भी बुरा मत मानना। आप किसी ऐसी कंपनी में हो जहां पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है तो डोंट फील बैड कि मैं आपकी कंपनी की बुराई कर रहा हूं। मेरी क्या दुश्मनी है किसी कंपनी से? सोच के देखो ना, क्या दुश्मनी है? मैं क्यों बुराई करूंगा? बस ये है कि हम जिस इंडस्ट्री में है ना, उसके बारे में जो बाहर बोला जाता है, मुर्गा लाओ मुर्गा जैसी चीज, टोपी पहनाने का काम, सर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम यहाँ पर गंदगी साफ करें, कचरा साफ करें। नहीं, जो बॉटम के 99% लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं इस इंडस्ट्री में, उनको कमाने के लिए कुछ सही काम करें ताकि वो लोग भी कमा पाए। ये 99% जो फेलियर रेशियो है, इस फेलियर रेशियो को हम धीरे धीरे कम करते चले जाएं। और वो तभी होगा जब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे। 10 पीवी बीवी के नाम पे 10 की चीज 50, 30, 20 में बेचने का काम बंद करना पड़ेगा, तभी होगा ये। मैं किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, किसी भी कंपनी की बुराई नहीं करना। किसी को मेरी बात से बुरी लग रही है तो मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा, बट ये रियलिटी है सर। ठंडे दिमाग से सोचिए जरा, क्यों मैक्सिमम कंपनियों का बिजनेस 30%, 40% डाउन हो गया अप्रैल से मई में? और क्यों ओके लाइफ केयर के लोग, हम जैसे लोगों का बिजनेस स्टेबल मोड पर है? मुझसे कोई पे आउट पूछता है ना तो मैं बैंक स्टेटमेंट खोल करके पिछले 7 साल की इनकम एक साथ दिखा देता हूं, क्योंकि स्टेबल इनकम है। लेकिन इंडस्ट्री में आपको मैक्सिमम लोग जो मिलेंगे जो 1 साल की इनकम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिगजैग बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। ओके लाइफ केयर में ऐसा नहीं है। मेरी बात नहीं, कोई भी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि आने जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनसे मिलो, उनके 1 साल का पे आउट देखो, बहुत बड़ा जिगजैग नहीं दिखेगा।